अब भारत में जल की समस्या, हम लोग जानते हैं कि जो भारत है हमारा देश जल समस्या से, जल संकट से गुजर रहा है। आए दिन आप फिगर में भी देखते होंगे, फोटो में भी देखते होंगे। तो जल समस्या में क्या क्या होता है, तो उसमें पहली बात तो है कि जो हम जल पीते हैं इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ गई है। अगर इसकी वाटर क्वालिटी को हम लोग देखें तो उसकी गुणवत्ता में काफ़ी आपको गिरावट आएगी, खास करके उसमें हैवी मेटल्स आपको मिलेंगे। और जब देखेंगे खास करके यमुना और इसके एरिया में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जब उसका निगरानी किया तो उसके अंदर आपको HG यानी पारा पाया गया है, हैवी मेटल्स पाया गया है, आर्सेनिक पाया गया है। तो इस प्रकार का जो मेटल्स या हैवी मेटल्स से ये हमारा वाटर क्वालिटी दिन ब दिन भारत का खराब होता जा रहा है। तो अब ये जो वाटर क्वालिटी खराब होता है इसके कुछ उपाय होने चाहिए, रोकथाम के उपाय होने चाहिए। तो रोकथाम के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रयास किए उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जल प्रदूषण की रोकथाम, जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कैसे रोकथाम किया जा सके। तो जैसे कि हमने बताया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य का जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों के साथ मतलब स्टेट के साथ और सेंटर दोनों मिलके पूरे राष्ट्रीय जो हमारा जितना भी जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज है, उसमें तकरीबन 507 स्टेशन बनाया है। और इन स्टेशनों में गुणवत्ता, जैसे हमने कहा वाटर की क्वालिटी की निगरानी किया जाता है। और इस गुणवत्ता के निगरानी से ये पता चला, जब इसके आंकड़े को आप देखेंगे तो इस आंकड़ों से पता चलता है कि नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत जैविक और जीवाणु प्रदूषण। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है कि भारत के जल में गुणवत्ता की कमी आई है। इसके प्रमुख कारण हैं, नंबर 1 आपको दे देगा जैविक एवं जीवाणु प्रदूषण, नंबर 2 में दे देगा रासायनिक प्रदूषण, नंबर 3 में आपको दे देगा कि आप ये समझ लें कि उसको वैश्विक क्या कहते हैं, जो ये होता है कि मतलब वायुमंडलीय, मतलब जी इस तरह से आपको दे देगा कि जीवाणु प्रदूषण, उस तरह से आपको दे देगा आपको कि केमिकल प्रदूषण, उस तरह से दे देगा पेट्रोल एवं आपको जो है जीवाश्म ईंधन द्वारा किया गया प्रदूषण, इस तरह से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह से कई तरह से वो क्वेश्चन आपको बना सकता है। तो ये इसमें पहला आपका सही जवाब होगा जैविक और जीवाणु प्रदूषण। बेसिकली जो जैविक और जीवाणु प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा है। अगर पॉल्यूशन की बात करें कि सबसे पॉल्यूटेड नदी कौन है, तो इन आंकड़ों के आधार पे, ये जो 507 स्टेशन में जो आंकड़े लगाए गए, इन आंकड़ों के आधार पे दिल्ली और इटावा के बीच में जो बहने वाली यमुना नदी है वो देश की सबसे प्रदूषित नदी है। अगर हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो ये पता चलता है दिल्ली और इटावा, यमुना तो ऐसे बहती है लेकिन ये दिल्ली और इटावा के बीच में जो यमुना का खंड है वो सबसे प्रदूषित नदी है आपका इंडिया का। तो अब जैसा कि हमने बताया कि अब ये जो पॉल्यूशन है तो इसको कैसे रोकथाम किया जाए, ये तो मॉनिटर किया जाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसका करता है, उसकी निगरानी कैसे की जाए, उसके लिए कौन सा कानून बनाया जाए, कौन से कानून। तो हमको कानून के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा विधायी शक्ति है। तो यह जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये दो हमारे विधायी ताकत है, लेकिन इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि जितने भी कानून हमारे यहाँ बनाते हैं अगर वो ढंग से लागू किया जाए तो इतनी समस्याएं नहीं होंगी, खास करके पॉल्यूशन के संबंध में। तो इसका परिणाम यह हुआ कि 1997 तक ये कानून के बावजूद भी प्रदूषणकारी जो उद्योग थे 251 प्रदूषणकारी उद्योग झीलों के किनारे लगाए गए, नदी के किनारे या झीलों के किनारे। तो
इस कानून का अगर पालन होता तो ये आपको 251 उद्योग नहीं लगता, और जब नहीं लगता तो ये जो क्वालिटी थी वाटर की वो क्वालिटी इतनी खराब नहीं होती। तो इसके संबंध में इसको और प्रभावी के लिए राष्ट्रीय जल नीति 2002 लाया गया, यानी 2002 में एक राष्ट्रीय जल नीति जिसको नेशनल वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, तो ये लाया गया। और नेशनल वाटर पॉलिसी मोटे तौर पे देखें तो निम्नलिखित क्रम में जल आवंटन को निर्धारित करनी है। यानी जब नेशनल वाटर पॉलिसी लाया गया तो बताया गया कि भाई इसमें हम लोग ऐसी नीतियां बनाएंगे जिसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कुछ चीज को देंगे, जिसमें नंबर 1 पे पीने का पानी, कि पहले लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, उसके बाद सिंचाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब पीने के पानी उपलब्धता हो गई तो फिर सिंचाई, ताकि उससे हमारा अनाज और खाने का सामान हो। उसी तरह से उसके बाद पनबिजली, उसके बाद फिर नेविगेशन जो हमने बताया परिवहन का काम किया जाएगा, और उसके बाद उद्योग और अन्य उपयोग के लिए। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई आपको पीने का पेयजल के लिए, यानी पीने के पानी के लिए। तो नीति जल प्रबंधन के लिए प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाया गया जल मैनेजमेंट के लिए, मतलब जो जल प्रबंधन के लिए। तो इसको देखें आगे हम लोग, तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 जैसे कि हम जिसकी जिक्र अभी कर रहे हैं, तो इसके मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए ये सब क्वेश्चन, ये एक एक क्वेश्चन आपके पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसमें से जो मैंने पढ़ाया आपको अभी तक क्लास, ये पूरा आपको इसमें से क्वेश्चन तो आपको आएगा ही और काफी फायदेमंद होगा। तो देखिए राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जल नीति की 2002 की मुख्य विशेषताओं पर निम्नलिखित पर ध्यान मतलब कि निम्नलिखित पर विचार करें। तो अब उसमें जो भी पॉइंट है, जो मेन मुख्य पॉइंट है, वो आपको 3 या 4 वो दे देगा आपको परीक्षा में। अब उसके बाद बोलेगा कि कौन सा सही है जो उपरोक्त में से, या कभी कभी ये भी बोल सकता है कौन सा गलत है। 4 आपका सही दे दिया और 1 कोई गलत घुसा दिया, बोला कि कौन सा गलत है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए कि कौन क्या विशेषता है इसका। नंबर 1, इसमें सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जैसे कि हमने बताया कि पीने का पानी को तो अनिवार्य किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जहां भी पीने के पानी का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है, अगर कोई भी वैकल्पिक स्रोत नहीं है तो वहां आपको पीने का पानी पहला प्रायोरिटी है, ये बहुउद्देशीय परियोजना का। लेकिन अगर हम देखें तो ये 2002 की प्रमुख है, तो पहला आपका है कि पीने का पानी एकदम मैंडेटरी है, सभी मनुष्य और पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 में आपका आ जाएगा भूजल दोहन को सीमित करने, यानी जैसे कि हमने बताया कि जो पंजाब है और हरियाणा के एरिया में काफ़ी हम लोग ग्राउंड वाटर बहुत उपयोग किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन यानी उसका क्षरण हो जाता है और उसका लेवल नीचे चला जाता है। तो इसको सीमित करना, इसको लिमिटेड करना कि भाई इतना तक ही है, और इसको विनियमित करना, इसको रेगुलेट करना कि विदाउट रेगुलेशन नहीं करें। तो ये 2002 की राष्ट्रीय जल नीति थी। उसी तरह अगर हम देखें तो सतह यानी धरातलीय जल और भूजल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए, यानी उसकी मॉनिटरिंग रेगुलर वे में आप करें। जैसे कि हमने बताया कि 507 स्टेशन लगाया गया, उसी तरह से होता क्या है कि पूरी एक टीम जाती है और कहीं भी ग्राउंड वाटर है तो उसको लेके उसका एनालिसिस किया जाता है कि इसकी गुणवत्ता क्या है। तो पानी की गुणवत्ता की सुधार के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। इस पॉलिसी में था कि इसके सुधार मतलब एक तो जांचने के बाद अगर पाया गया कि खराब है तो फिर इसकी सुधार कैसे हो सकता है, तो इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए, ये उस नीति में था। उसी तरह से पानी के विविध उपयोगों, जैसे कि हम लोग डिफरेंट उपयोग करते हैं, उद्योग में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, पीने में करते हैं, तो जो विविध उपयोग है उसकी उपयोग की दक्षता, यानी ऐसा हो कि उसमें वेस्ट कम हो, मतलब हम पानी को बर्बाद ना करें और ज़्यादा अच्छे से अच्छा उसका उपयोग कर पाएं, तो उसकी दक्षता को कैसे सुधारा जाए, इस पे भी इस पॉलिसी में कहा गया है।
इस पॉलिसी में। उसी तरह दुर्लभ संसाधन के रूप में कि जैसा कि हमने बताया कि जो वाटर है ये काफ़ी प्रीशियस, काफ़ी कीमती संसाधन है, वाटर रिसोर्सेस पहले में ही मैंने आपको बोला। तो इसके प्रति लोगों को जागरूकता विकसित करनी होगी कि कैसे लोग जागरूक हो और शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहन और विनिवेश के माध्यम से इसके लिए कैसे जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका साधन क्या होगा कि एजुकेट किया जाए लोगों को, फिर इसके लिए एक ऐसे नियम बनाया जाए जिससे लोग खुद प्रोत्साहित हो इसके बारे में, जल संसाधन के बारे में लोगों को बताने के लिए कि भाई जल ही जीवन है। उसी तरह से विनिवेश भी किया जाए, तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो इसमें फंडिंग भी किया जाए और उसका विनिवेश को संरक्षण और चेतना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इससे फिर लोगों में कॉन्सेंसस पैदा होगा, चेतना पैदा होगा, जन चेतना। लोग कहेगा कि नहीं, पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये सब आपको राष्ट्रीय जल नीति के विषय में था।